नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके बिजनेस लॉ की स्टडी कर रहे थे और बिजनेस लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर करीब करीब आपके 10 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जहां पे आप लोगों को डिटेल में सारी चीजों को समझना पड़ता है। पहले चैप्टर में, जो पहले पार्ट में, मैंने काफी कुछ आपको समझाने की कोशिश की थी, जहां पे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जो आपका कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कैसे होता है। जो भी क्रिटिकल डेफिनेशन थी, जिनको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स का अक्सर रायता फैलता है, उनको मैंने आपको इजी टू लर्न मेथड में आपके जो ब्रेकडाउन फिलॉसफी से कुछ चार्ट्स की हेल्प से आपको समझाया था, जहां पे मैंने बताया था आपके 7 केसेस को मैंने डिटेल में एनालिसिस करवाया था आपको और समझाने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली कैसे आप लोग इस कम्युनिकेशन वाले पैटर्न को समझ सकते हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा। पहले उस पार्ट को कंप्लीट कीजिए। अगर आप वो पहले वो वाला पार्ट देख लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेप्टेंस के ऊपर काफी डिटेल में बात की थी। एक्सेप्टेंस के ऊपर डिटेल में बात करने के बाद आज का जो हमारा लेक्चर शुरू होता है हमारे आर्टिकल से, जिसका टाइटल है एसेंशियल ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब जो भी एक्सेप्टेंस कोई भी ऑफर देता है ऑफरर को, ऑफरर ने ऑफर दिया, किसको, उसको एक्सेप्ट किसने किया, ऑफररी ने एक्सेप्ट किया, तो उस जो आप लोगों ने एक्सेप्टेंस दी, उस एक्सेप्टेंस की वैलिडिटी क्या है, उसके लिए एसेंशियल्स क्या है, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये हमारा पहला टाइटल रहेगा। देखिए, जो भी आपकी एक्सेप्टेंस रहती है, जो भी आपकी एसेंट रहती है, जो भी आपकी एक सह अनुमति होती है, वट एवर यू कैन से, उसकी वैलिडिटी क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि जो आपने एक्सेप्टेंस दिया है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरर तक, क्योंकि ऑफर किसने प्रोवाइड किया था, ऑफरर ने प्रोवाइड किया था। ऑफर के ऊपर आपने अपना एक्सेप्टेंस देना है, तो वो एक्सेप्टेंस किसके साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, वो एक्सेप्टेंस आपका ऑफरर के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था, ऑफर किसके साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर आपका ऑफररी के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो पहला, अगर आपका एसेंशियल कंडीशन क्या है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए किसके साथ, ऑफरर के साथ। क्लियर। सेकंड पॉइंट में बोलूंगा आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है ना माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल। अगर आप सभी को थोड़ा थोड़ा याद हो तो मैंने बताया था ऑफर कैन बी कंडीशनल, मतलब ऑफर कंडीशनल हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है जब भी आप एक्सेप्टेंस की बात करते हो, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस हमेशा ही अनकंडीशनल होगी और एब्सोल्यूट होगी। जैसे आपने बताया ऑफर आपका सर्टेन होगा, आप सभी को याद होगा ना, ऑफर कैसा होगा, सर्टेन होगा और फाइनाइट होगा। ऐसे ही आपकी एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस के केस में आपकी जो एक्सेप्टेंस है ना वो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। जो आपका एक टर्म दिया गया है, एब्सोल्यूट शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, एब्सोल्यूट का इतना सा मतलब है जैसा का जैसा ऑफर रखा गया है तो उसको पूरे ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी ऑफररी है उसको पूरा ऑफर मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मैंने एक ऑफर दिया जिसमें 2 पार्ट हैं, एक मेरे फेवर में है, एक मेरे अगेंस्ट में है, एक से मेरे को प्रॉफिट होता है, एक से मेरे को लॉस होता है। तो आप ऐसा ना करें कि जो आपके फेवर वाला है उसको एक्सेप्ट कर ले, दूसरे पार्ट को रिजेक्ट कर ले। नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, यू मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर एज द होल, नॉट द पार्ट। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस ऑफर को कंप्लीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पार्ट में नहीं एक्सेप्ट करना है। आप लोग क्या कह सकते हैं, कंप्लीट, या कुछ किताबों में आपको होल शब्द लिखा मिलेगा, ठीक है। आपको होल ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नॉट इन द पार्ट्स। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट टर्म्स का क्या मतलब होता है। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है आपको जो ऑफर दिया है आपको उसको कंप्लीट फॉर्म में एक्सेप्ट करना है, नॉट इन द पार्ट। और दूसरी जो चीज आपने देखी अनकंडीशनल होती है, यानी कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो कैसी होगी, अनकंडीशनल। मतलब आप लोग बिना कंडीशन के आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने आपको ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया कि मैं आपको शाम को 4 बजे बिजनेस लॉ की क्लास दूंगा, यानी कि मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा, ये ऑफर था। आपने अपनी
एक्सेप्टेंस दी, सर हम बिजनेस लो तो पढ़ेंगे आपसे लेकिन 4 बजे नहीं 5 बजे, तो यहां पे आपने अपनी कंडीशन अप्लाई कर दी, तो आप एक्सेप्टेंस के अंदर अपनी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहली चीज ये रहने वाली है। और दूसरी चीज, आप जो आपके पास ऑफर है आपको एक्सेप्टेंस के अंदर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए होल, एज ए कंप्लीट, नॉट इन द पार्ट। क्लियर? तो ये आपके दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बुनियादी तौर पे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफर का क्या मतलब है, अनकंडीशनल ऑफर का क्या मतलब होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आपका एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा, इसका जिक्र आपको सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होती है और दूसरा क्या है, आपकी एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होती है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किस सेक्शन के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, इसके लिए कौन सी प्रेडिक्शन आपको दी गई है, तो आपको बताना है। वहां पे सेक्शन 7 हमें ये चीज बताता है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होगी, एब्सोल्यूट होगी और कैसी होगी, अनकंडीशनल होगी। हम किसी कंडीशन पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा ये ध्यान में देना है, एक्सेप्टेंस के केस में एक और सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या बताता है, बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग द कंसीडरेशन। ये भी आपका एक अहम हिस्सा होता है, किसका, आपकी एक्सेप्टेंस का। तो ये दोनों सेक्शन आपसे एग्जामिनेशन में छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं, या 2 या 3 के लिए आपको एक एक पॉइंट बना के भी पूछा जा सकता है कि इन बुनियादी तौर पे इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आपका जो एक्सेप्टेंस वैलिड तब होगा अगर आपकी एक्सेप्टेंस ऑफरर के साथ कम्युनिकेट कर पाती है, अगर आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट है, अगर आपकी एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल है तो आप उसको वैलिड एक्सेप्टेंस कह सकते हो रेदर देन वो इनवैलिड एक्सेप्टेंस होगी। अब तीसरा पॉइंट आपको देखना है, ये देखिए कि बी गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, मतलब जो भी आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस होगी ना वो क्या होगी, मैं बता रहा हूं। अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस को वैलिड मानना चाहते हो तो जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड मोड दिया है ऑफरर ने, मतलब ऑफरर ने बताया कि हम अपनी क्लास YouTube पे लेंगे या आपको मेरे लेटर का जवाब केवल व्हाट्सएप पे देना है, और अगर आप उसको मेल कर देते हो तो आपने जो प्रिस्क्राइब्ड मोड था ना उसको ब्रेक किया है। ठीक है ना, उसको ब्रेक किया है, तो उस केस में आपका जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा रह जाएगा, इनवैलिड रह जाएगा। यानी कि आपके साथ ऑफरर ने जिस मोड में कम्युनिकेट किया है, जो प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफर के अंदर डिस्कस हुआ है, उसी में आपको अपनी एक्सेप्टेंस को देना होगा। ना तो आप उसको आधी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही उस पे कंडीशन लगा सकते हो, और ना ही आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो, किसी और मेथड से एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको उसी मोड में एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया है ऑफर के साथ। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये बुनियादी तौर पे बहुत कॉमन बात है, आप भी समझते हो कि ऑफर को आपको एग्जिस्टेंस से पहले पहले एक्सेप्ट करना होगा। लेट अस कंसीडर कि मैंने आपको एक बैच प्रोवाइड किया है और वो बैच आपका मान लो मैं कहता हूं मैं इसको 30 दिसंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। बैच की कंप्लीटेशन डेट क्या है, 30 दिसंबर। और कोई बच्चा मेरी वीडियो देख के 1 जनवरी को बैच में आना चाहे तो नहीं आ सकता, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस टाइम पे बैच तो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो ऑफर आपका एग्जिस्ट हो चुका है। क्लियर है? जो अगर आपका एग्जिट हो चुका है ऑफर तो उसके बाद आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है। यानी कि आपको जो अपनी एक्सेप्टेंस है ऑफर के एग्जिस्टेंस तक देनी होगी। जब तक आपका ऑफर एग्जिस्ट करता है तब तक आपको अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करनी है, रेदर देन वो केस में चली जाएगी, आपके इनवैलिड केस में चली जाएगी। क्लियर? अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, बी गिवन आफ्टर द ऑफर। पहले आपके पास ऑफर होगा ना तो एक्सेप्टेंस आपको देना होगा। यानी कि मैं पहले भी बता चुका हूं बहरहाल ये बात तो, कि आपके पास ऑफर है तो ऑफर के ऊपर आप लोग एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं आप पहले से एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और ऑफर अभी तक आपको मिला नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस आपकी कैसी हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। वैलिड एक्सेप्टेंस का क्या तरीका है, पहले ऑफर और ऑफर के बाद आपकी एक्सेप्टेंस। क्लियर? तो ये बुनियादी तौर पे कुछ एसेंशियल कंडीशन है जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप लोग ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड है या नहीं। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है,
वंस ऑफर रिजेक्ट, मान लो जो आपका ऑफरर है और ऑफररी है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, अपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया ना, एक बार रिजेक्ट करने के बाद आपको ऑफर को रिन्यूएशन पे ही आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, यानी कि उसमें दोबारा को कोई प्रावधान ऐसा दिया नहीं गया रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लो, दोबारा ऑफर बनेगा उसको आपको एक्सेप्ट करने का अधिकार रहेगा। क्लियर? तो ये सेक्शन 7 सेक्शन 8 क्या कहता है एक्सेप्टेंस के अंदर, और एसेंशियल ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती हैं, ये बुनियादी तौर पे आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे आज का हमारा वीडियो के जो इनिशिएट है, इनिशिएशन आर्टिकल है, वो आपको इजीली समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका हमारा एक्सेप्टेंस क्लियर हो जाता है। हमने पढ़ा, कम्युनिकेशन को डिटेल में समझा, हमने एक्सेप्टेंस को डिटेल में समझा, उसकी एसेंशियल वैलिडेशन को हम लोगों ने समझ लिया, और हमने रिवोकेशन को डिटेल में समझा। अब जब आगे चलते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पढ़ना होता है सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 में क्या बताया गया है कि आपके क्या क्या रिवोकेशन लो के मोड हो सकते हैं, मतलब आप जो रिवोकेशन करना चाहते हैं, आप जो विड्रॉ करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस या फिर ऑफर का, उन तीनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप किस मोड में रिवोकेशन कर सकते हैं, किस मोड में विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आपके केस दिए गए हैं, 4 ऐसे मोड है जिनमें आपका रिवोकेशन हो जाता है, जिनमें आपका विड्रॉ हो जाता है। जिसमें पहला केस आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, मतलब अगर आप लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर आप लोग नोटिस प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है, आप लोग क्या कह सकते हैं, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। अगर आपने नोटिस ऑफ रिवोकेशन प्रोवाइड किया माय डियर फ्रेंड्स, तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन के केस में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब आप लोग नोटिस देके रिवोकेट कर सकते हैं। आप लोगों ने मेल किया व्हाट एवर द मोड ऑफ द नोटिस, लेकिन अगर आपने नोटिस प्रोवाइड कर दिया तो वो आपका पहला मोड कहलाता है रिवोकेशन का। सेकंड, लैप्स ऑफ द टाइम। लैप्स ऑफ द टाइम का मतलब क्या है, ऑफर आपका निकल चुका है, क्लियर है, आपका ऑफर क्या हो चुका है, एग्जिट हो चुका है, मतलब आपका ऑफर क्या हो चुका है, या तो आप लोग कह दीजिए क्लोज हो चुका है, ठीक है, या फिर आपका एग्जिट हो चुका है, ठीक है। अगर आपका ऑफर एग्जिट हो चुका है या क्लोज हो चुका है तो टाइम ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और टाइम जाने के बाद वो आपका क्या होगा, रिवोकेशन ही होगा। क्लियर? तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, लैप्स ऑफ द टाइम सेकंड मोड है। फर्स्ट मोड क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द रिवोकेशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या है, फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन। मान लो मैंने कोई कंडीशन लगाई है, क्या कंडीशन लगाई है कि भाई मेरा ऑफर वही एक्सेप्ट करेगा, जैसे मैं अगर ट्यूशन की अनाउंसमेंट करता हूं, मेरे पास क्लासेस में वही आएगा जो 4 बजे फ्री हो, और तुम 5 बजे फ्री होते हो, यानी कि जो कंडीशन थी ऑफर के साथ वो आप लोग फुलफिल नहीं कर पाए, तो उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, आपका रिवोकेशन हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लियर है। अगर आप लोग फुलफिल नहीं कर पाते हो कंडीशन को, तो वो क्या बन जाता है, रिवोकेशन मोड में चला जाता है। एंड अगर आपका बाय एंड डेथ ऑफ द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, जिसने भी प्रपोजल दिया था, जिसने भी ऑफर दिया था, एक इंपॉर्टेंट बात और मैंने पहले भी बताया होगा आपको, आप इसको प्रपोजर बोल दो या फिर आप इसको क्या बोल दो, ऑफरर बोल दो, क्लियर है, दोनों का सेम मतलब होता है। अगर आपका प्रपोजर या ऑफरर की डेथ हो जाती है या कोई इंसैनिटी हो जाती है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्या कहेंगे, आपकी प्रपोजर की डेथ या इंसैनिटी के साथ ऑटोमेटिकली आपका ऑफर कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है, और उस केस में आपका रिवोकेशन हो जाएगा। तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे मैंने बताया आपको जो सेक्शन 6 है वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, सेक्शन 6 एक्सप्लेन कर रहा है रिवोकेशन लॉ मोड को, क्लियर है। जहां पे हमने बताया कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द रिवोकेशन होता है, लैप्स ऑफ द टाइम होता है, फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन, एंड लास्ट एंड फाइनल बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर या फिर प्रोमिशन। तो ये आपका पूरा खेला रहता है, ये पूरा कहानी रहता है, जिसको आप लोग समझने के बाद मैं उम्मीद ऐसा करता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इजीली क्रैक कर पाएंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। आई होप कि दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपके एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट आर द एसेंशियल फॉर द वैलिड को एक्सेप्टेंस, तो आप इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां से उठ सकता है, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल का क्या मतलब होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक्सेप्टेंस के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 क्या क्या चीजें बताता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड फाइनली आपसे पूछा जा सकता है रिवोकेशन लॉ मोड क्या होते हैं। तो इन चारों में से कोई एक पॉइंट भी आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, तो मेक श्योर करके आपको प्रिपरेशन करके जाना है। उम्मीद करता हूं यहां तक
आपको करीब करीब समझ में आया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा याद हो तो हमने बताया था 2-3 चीजों पे मैंने आपसे बात की थी। जैसे अगर आप सभी को याद है तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि सबसे पहले कहानी आपकी ऑफर से शुरू होती है। अगर आपके पास कोई भी ऑफर है और उस ऑफर को अगर कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? अब ये ऑफर सब अलग-अलग टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे ऑफर के साथ अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है तो वो आपका प्रॉमिस बन जाता है। अगर आप सभी को याद है तो यहाँ पे क्या था? प्रॉमिस बन गया था। और सेकंड कंडीशन में हमने देखा था अगर आपके प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन चलता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब क्या था? प्रतिफल। तो ये क्या बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका एग्रीमेंट बन जाता है। क्लियर है? अब एग्रीमेंट अगर आपका लॉफुल है यानी कि एनफोर्सेबल है, अगर एनफोर्सेबल एग्रीमेंट अगर आप लोग क्या कहोगे, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं जो आपका एनफोर्सेबल एग्रीमेंट बाय लॉ, ठीक है? अगर आप लोग सिंपल लिखना चाहे तो क्या कह सकते हैं? एनफोर्सेबल एग्रीमेंट बाय लॉ इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? वो क्या बन जाता है? वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी कि 3 स्टेजेस में मैंने आपसे बात की थी। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल एग्रीमेंट बाय द लॉ इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बुनियादी तौर पे आपका एक शब्द आया था, जैसे मैंने उस टाइम पे भी बात की थी और फिर से एक बार बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना, इसका क्या मतलब होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब इसको लॉ लागू करेगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे मैंने बताया था फ्री कंसेंट होना जरूरी है। इसको भी मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट, ठीक है? फ्री कंसेंट होना इसके लिए जरूरी है। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी, इसका लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होना बड़ा जरूरी है। मतलब आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होना जरूरी है? लॉफुल कंसीडरेशन, ठीक है ना? यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? लॉफुल कंसीडरेशन होना इसका जरूरी है। और यहाँ पे तीसरा था, यहाँ पे अगर आपने याद किया तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, अगर मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया तो यहाँ पे मैंने बताया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है ना? तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब है आपकी जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे 3 कंडीशन होंगी, ध्यान से समझना। 3 कंडीशन होंगी। आपकी पार्टी के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी का क्या मतलब है? आप पहले थोड़ा ध्यान दें, आपका सेक्शन नंबर 10 प्लस में सेक्शन नंबर 11 प्लस में सेक्शन नंबर 12, तीनों किस मुद्दे पर बात करते हैं? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पर बात करते हैं। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनमें जो पार्टीज है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पे कौन बात करता है? आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टी पे आपका बात करता है व्हाट? सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 12। क्लियर है? तो यहां पे एक शब्द और आप लोग यूज कर सकते हो जिसको आप लोग कहते हो कॉम्पिटेंट पार्टीज, ठीक है? तो आप लोग क्या कह दोगे? कॉम्पिटेंट पार्टी का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब मैं भी डिटेल में समझाने वाला हूं। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझो। या कॉम्पिटेंट पार्टी का क्या मतलब होता है? जिन दो बंदों के बीच में ए और बी, एक ऑफरर है, एक प्रपोजर है, व्हाटएवर यू कैन से, एक एक्सेप्टर है, ठीक है, जो एक एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है? दो बंदों के बीच में जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो दोनों के दोनों मेजर होने चाहिए। मेजर का मतलब क्या होता है? उनकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, दैट्स इट। मेजर का मतलब क्या होता है? उनकी उम्र कैसी होगी? 18 प्लस। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए दो पार्टीज की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग बात करते हो अनसाउंड माइंडेड होने चाहिए। साउंड माइंडेड का मतलब क्या है? उनका मेंटल पीस, मेंटल बैलेंस होना चाहिए। दे आर ओके, साइकोलॉजिकली वो कैसा होने चाहिए? सही होने चाहिए। अभी अगर आपको कुछ अनसाउंड माइंडफुल दिख रहा है या अनसाउंड माइंड वाले लोग हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते हैं। यानी कि पहला क्या हुआ? मेजर होना चाहिए, मेजर मतलब 18 प्लस होने चाहिए, प्लस में वो साउंड माइंडेड होने चाहिए। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? नॉट क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, लॉ ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो आपकी पार्टी कैसी हो जाती है? कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट का मतलब जो आपने एग्रीमेंट बनाया है उन पार्टीज के बीच में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कितना समझ में आया होगा कि क्या मतलब होता है। मेजर मतलब 18 प्लस होना चाहिए, अनसाउंड माइंडेड होना चाहिए, प्लस में नॉट डिस्क्वालीफाई द लॉ। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर यहां पे जो आपका बेसिक अगर मैं बात करूं, यहां पे हमने बात की है कि आपका जो नॉट डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ होना चाहिए। तो नॉट डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ किनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? अब यहां पे डिस्क्वालीफाई की दो कंडीशन मैंने लिखी हुई है। पहला क्या है? एलियन, एनिमी और कन्विक्टेड। अब एलियन का क्या मतलब होता है? जो दूसरे ग्रह से आते हैं। यहां पे लॉ के अंदर एलियन का मतलब है दूसरी कंट्रीज, और एनिमी का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझे, ऐसी कंट्रीज जिनके साथ हमारी कंट्री के रिलेशन, जिनके साथ
साथ हमारी कंट्री के रिलेशन वॉर वाली स्टेज में है, मतलब जिनके साथ हमारी कंट्री के रिलेशन वॉर वाले स्टेज में होते हैं ना, उनको कहते हैं, सॉरी, उनको क्या कहा जाता है, एलियन एनिमी कहा जाता है। क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियन एनिमी। यहां पे हमने बात की, अगर आपकी कॉम्पिटेंट पार्टीज है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की अगर हम बात करें, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाई द लो होना चाहिए। डिस्क्वालीफाई किसको किया जाता है? एलियन एनिमीज को किया जाता है अगर कोई भी पर्सन आउट ऑफ द इंडिया है, यानी कि इंडिया का नागरिक नहीं है और उस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, वॉर स्टेज में है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? एलियन एनिमी बोलेंगे। दूसरा क्या है? कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या है? आप इंडियन भी हो सकते हो, ध्यान रखना। कन्विक्टेड का मतलब जो इन प्रिजन है, मतलब जिनको जेल हो चुकी है, किसी दोस्त के अंदर उनको जेल के अंदर डाला गया है, ठीक है, जो सजा भुगत रहे हैं, जिनके ऊपर सजा लगी हुई है, उनको बोलते हो आप लोग कन्विक्टेड। क्लियर है? तो अगर आप कन्विक्टेड हैं तो आप डिस्क्वालीफाई द लो हैं, और अगर आप एलियन एनिमी है तो भी आप डिस्क्वालीफाई बाय द लो है। तो आप लोग दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? आपकी पार्टी कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब मेजर होंगी, 18 प्लस होंगी, साउंड माइंडेड होंगी, एंड तीसरा क्या है? नॉट डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ होंगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तीसरी चीज और आपके दिमाग में आई रही होगी कि अगर आपकी पार्टी माइनर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। अनसाउंड माइंड वाला अगर बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है तो आपका वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ अगर आपका कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है तो वो कैसा बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन तो आनी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो किसी भी हालत में बनेगा ही नहीं, बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। वो आप कहां पे पहुंच जाओगे? वॉइड एग्रीमेंट की सिचुएशन में पहुंच जाओगे। तो ये आपका सेक्शन 10, 11 और 12 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। 6 में हमने बात की जहां पे हम लोगों ने रिवोकेशन लॉ मोड को डिस्कशन किया। 7 में हम लोगों ने देखा कि जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट अनकंडीशनल होनी चाहिए। 8 में हमने देखा परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसीडरेशन होना चाहिए। क्लियर? तो ये सारे सेक्शन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं, और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से क्या मतलब है। यहां तक काफी कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा आगे चलेंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हम यहां पे डिटेल में समझने वाले हैं कंसीडरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया ना, यहीं पे हमने बात की थी, हमने एनफोर्सेबल बाय लॉ को डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। यहां पे हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पे हम लोगों ने कल प्रॉमिस की बात की थी, ठीक है, ऑफर की बात की थी, एक्सेप्टेंस की बात की थी। अब यहां पे एग्रीमेंट की भी किसी हद तक हमने बात कर ली थी। कंसीडरेशन का मतलब अभी हमारा रहता है, कंसीडरेशन का मतलब जिसको मैंने बताया था हिंदी में क्या कहते हो आप इसको? हिंदी में हम इसको प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल का मतलब क्या होता है? मैंने उस दिन भी बताया था, समथिंग फॉर समथिंग। आप लोग क्या कह सकते हो? यहां पे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के लिए कुछ, ठीक है ना, किसी चीज के बदले कोई चीज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? कंसीडरेशन बोलते हो, ठीक है। और जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहली कंडीशन है, दोनों पार्टीज के बीच में कंसीडरेशन होना जरूरी है, दोनों का फायदा होना चाहिए। किसी एक पार्टी का भी नुकसान है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा, ये इनकी कंडीशन है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ये डिटेल में समझी होगी। तो कंसीडरेशन का मीनिंग माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ लीजिए, कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है। फिर से पूरी कहानी उसी फंडामेंटल पे आ जाती है कि एक पार्टी जो ऑफर देती है, एक पार्टी जो एक्सेप्ट करती है। यानी कि आप लोग क्या कहते हो? आप लोग इसको क्या कह सकते हो? आप लोग इसको ऑफरर भी कह सकते हो, और आप इसको क्या कह सकते हो? प्रोमिशर भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कह दोगे? इसको ऑफरर भी कह दोगे और प्रोमिशर भी कह दोगे। दूसरी पार्टी क्या होगी जिसको आप लोग क्या कहते हो? एक्सेप्टर भी कह सकते हो, और दूसरा शब्द क्या यूज कर सकते हो? प्रोमाइसी भी यूज कर सकते हो, या फिर प्रोमिसी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक पार्टी प्रोमिसी होगी। अब दो पार्टी है यहाँ पे, एक पार्टी ये है एक्सेप्टर या फिर ऑफरर जिसको बोलते हो, सॉरी जिसको क्या बोलते हो आप लोग बेसिकली? ऑफरर या प्रोमिशर। और दूसरी क्या है? एक्सेप्टर और प्रोमिसी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि कंसीडरेशन किसके लिए होगा? कंसीडरेशन जो ऑफर दे रहा है उसकी डिजायर से होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा, तो कंसीडरेशन मेरी डिजायर पे होगा। मैं जिसके बदले में आपसे 2000 रुपया चार्ज करूंगा या पूरे बैच का 50,000 रुपया लूंगा, whatever the my condition, whatever my desire। और एक इंपॉर्टेंट बात है, कंसीडरेशन तीनों समय काल में हो सकती है। कंसीडरेशन पास्ट के लिए हो सकती है, कंसीडरेशन प्रेजेंट के लिए हो सकती है, कंसीडरेशन फ्यूचर के लिए हो सकती है। यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में आप कंसीडरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे समझे कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसीडरेशन कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिशर। ध्यान से देखें, किसकी बात हो रही है? डिजायर ऑफ प्रोमिशर की बात हो रही है। ये किसकी डिजायर पे रहेगा? प्रोमिशर की डिजायर पे रहेगा
जाएगा टू द प्रोमिसी, यहाँ पे प्रोमिसी भी हो सकता है या कोई और पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम द डन, मतलब आप कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। अब ये पास्ट की बात है, या डज और एब्स्टेन फ्रॉम द डूइंग प्रेजेंट में चला जाएगा, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम द डूइंग ये किस में चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द कंसीडरेशन, समथिंग फॉर द समथिंग। क्लियर है? तो जो आपका कंसीडरेशन है वो किसकी डिजायर पे होता है, प्रोमिसर की डिजायर पे होता है। किसके पास, प्रोमिसी या किसी भी अदर पर्सन के पास, जिसमें हैज डन, एब्स्टेन फ्रॉम द डूइंग, या योग आप कह सकते हो डज और एब्स्टेन फ्रॉम द डूइंग, या प्रोमिसेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम द डूइंग, यानी कि तीनों काल के दरमियान कंसिडरेशन आपकी हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर का क्या मतलब होता है, जैसे कि सर आप हमें बिजनेस लो पढ़ा दीजिए, जैसे हम लोग एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे हम आपकी फीस दे देंगे। तो किसकी बात होगी, फ्यूचर की होगी। प्रेजेंट का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, आज मैंने आपको पढ़ाया, आज की क्लास का मेरे को पैसा मिल गया, दैट्स इट, ये प्रेजेंट की होगी। ऐसे आप लोग किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, पास्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो। पर आपको समझना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। कंसिडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी, वह कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता है, यानी कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। अब आगे आपके सवाल दिमाग में एक सवाल फिर से आ रहा होगा, सर कंसिडरेशन कब एसेंशियल होगा, इसकी कंडीशन बताइए। ठीक है? एसेंशियल जो आपका कंसिडरेशन में काफी बातें होती हैं, जो बातें आप लोगों ने पढ़ ली वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि कंसिडरेशन गिवन होता है डिजायर ऑफ द प्रोमिशर के ऊपर, मतलब जो प्रोमिशर है या फिर जो प्रपोजर है उसकी डिजायर पे क्या होता है, आपका कंसिडरेशन होता है। ठीक है? तो जो आपका प्रोमिशर होता है, प्रोमिशर की डिजायर पे क्या होता है, आपका कंसिडरेशन बनता है। ठीक है? अच्छा, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये प्रोमिसी के द्वारा दिया जाता है और एनी अदर पर्सन, यानी कि ऑफरर जो होता है ना, जो आपका क्या होता है, ऑफरर होता है, ऑफरर की डिजायर पे आपका क्या बनेगा, कंसिडरेशन बनेगा। और वो आपका कंसिडरेशन कौन पे करेगा, पे आपका या तो प्रोमिसी करेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना, या तो प्रोमिसी करेगा या फिर अदर पर्सन जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। क्लियर है? तो वो आपका क्या करेगा, इसको पे करेगा। ठीक है? तो बहुत बुनियादी बातें हैं। आगे देखिए, कंसिडरेशन पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो सकती है, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। और आगे देखिए, इट मस्ट बी सम वैल्यू, इसकी कुछ बुनियादी तौर पे वैल्यू होनी जरूरी है, इसका मान होना जरूरी है। अगर वैल्यू नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं होगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये कुछ बातें थी जहां पे हमने बात की कि आपका कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। समझ में आ गया होगा कंसिडरेशन क्या होता है। अगर आप लोग थोड़ा पीछे जाएं, वापिस अगर मैं लेके जाऊं तो आप सभी को याद होगा, यहाँ पे बताई थी एनफोर्सेबल बाय लॉ के अंदर मैंने बताया था फ्री कंसर्ट, हम आगे पढ़ेंगे लॉफुल कंसिडरेशन एक शब्द आया था। ठीक है? लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, प्लस में लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स। इन दोनों को समझने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत, थोड़ी मेहनत और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं शुरू से लास्ट तक आपको एक ही बात बता रहा हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका हुआ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में हुआ, तो दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। एक पार्टी का अगर बेनिफिट हुआ तो इट मींस इट इज नॉट द लॉफुल कंसिडरेशन, ये क्या नहीं होगा, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। लॉफुल कंसिडरेशन मींस समथिंग फॉर द समथिंग, मैं शुरू से लास्ट तक आपको बताता आया हूं कि क्या होगा, समथिंग फॉर द समथिंग, कुछ के बदले कुछ अगर आपका होता है तो लॉफुल कंसिडरेशन होगा। ठीक है ना? कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो बदले में आप कहते हो कि मैं सर आपको AK-47 दूंगा, तो यहाँ पे क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन होगा। अब आप कहोगे सर डेफिनेशन तो यही थी कि दोनों पार्टीज के बीच में किसी चीज का लेन देन होगा, जैसे आपने हमको कोचिंग देने के लिए कहा तो हम आपको AK-47 दे रहे बदले में, लेकिन अगर आप लोग जो चीजें दे रहे हो ना वो इन 5 में से नहीं होनी चाहिए। अगर इन 5 में से हो गई तो वो आपका किस में चला जाएगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन में चला जाएगा, लॉफुल कंसिडरेशन में नहीं जाएगा। ऐसे अगर आप लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो आपका कोई अल्टीमेट गोल होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। यानी कि अगर आप बात करते हो लॉफुल कंसिडरेशन की, तो कुछ के बदले कुछ, दोनों पार्टीज कुछ एक्सचेंज कर रही हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका एक अल्टीमेट गोल, रीजन या एम हो। लेकिन इन 5 कंडीशन में से वो आपस में एक्सचेंज ना कर रही हो, क्या क्या चीजें, जैसे
पहला है फोरबिडन बाय लॉ, ऐसी चीजें जिनको लॉ ने फोरबिडन किया हुआ है। अच्छा, डिफीट प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जिनको जो है आप जो लॉ में जिनके लिए प्रोविजन बना हुआ है, जिनके लिए प्रावधान बना हुआ है और उनको आप डिफीट करते हो। अच्छा, कुछ फ्रॉडलेंट करते हो, अगर आप कोई फ्रॉड चीजें देते हो या इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी। क्लियर है? यानी कि आप इंजरी करते हो किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को, या सिंपल जैसे मैं कहता हूं मैं आपको ट्यूशन पढ़ा दूं, आपको मेरे उस दुश्मन का मर्डर करना है, तो ये नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट द लॉफुल कंसिडरेशन। ये क्या नहीं होगी? आपकी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगी। या मैं कह दूं आप मेरे फला फ्रेंड की जमीन हड़प लो, वो मेरे को दिला दो, नहीं, दिस इज नॉट द लॉफुल कंसिडरेशन। ये क्या नहीं होगी? लॉफुल कंसिडरेशन। और इमोरल अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, अगर पब्लिक पॉलिसी का आप लोग इमोरल अपोज करो तो ये भी आपका किस में नहीं जाएगा? लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन में। इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब आपका एक अल्टीमेट गोल, रीजन और एम होना चाहिए, और लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब समथिंग फॉर समथिंग होना चाहिए, बट इन पांचों में से नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, ना तो आपका फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए, ना ही डिफीट प्रोविजन ऑफ द लॉ होना चाहिए, ना ही आपका फ्रॉडलेंट होना चाहिए, ना ही आप किसी आदमी को इंजरी करने के उद्देश्य से हो, ना ही किसी प्रॉपर्टी को, और ना ही आप लोग किसी भी पब्लिक पॉलिसी को इमोरल करो, अपोज करो। क्लियर? तो ये आपका कंसिडरेशन का अध्याय था, कंसिडरेशन का चैप्टर था, और मेरा ऐसा मानना है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिडरेशन के केस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है एग्जैक्टली, कि एसेंशियल क्या है, सारी चीजें, कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, इतना आई होप कि उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम एक इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसी के अंदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, मैंने हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन किया था, और वॉइड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इसको अभी हम शुरू करेंगे, जहां पे हम लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पिटेंट पार्टीज को और फ्री कंसर्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक जितने भी सेक्शन मैंने पढ़ाए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे, जहां पे आप लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट की बात करने वाले हो। देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां पे सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है और सेक्शन 12 है। तीन सेक्शन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सेक्शन 10, 11 और 12 के अंदर देखिए क्या बातें हुई है। सेक्शन 10 क्या कहता है? व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है, लेकिन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं ये आपका सेक्शन 10 बताता है। ठीक है, सबसे पहले बात देखिए, जिस एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट होता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका क्या मतलब होता है। जिस एग्रीमेंट के अंदर फ्री कंसेंट होता है वो एग्रीमेंट क्या बन सकता है? कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। प्लस में अगर आपकी जो भी पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में है वो दोनों कॉम्पिटेंट पार्टीज है। कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब जो साउंड माइंडेड है, ठीक है ना, जो मेजर हैं और जो नॉट डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ है, यानी कि तीनों कैटेगरी, यानी कि मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंडेड होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ, तो पार्टीज क्या बन जाती है? कॉम्पिटेंट पार्टीज। और ऐसी पार्टीज का बनाया हुआ एग्रीमेंट क्या बन सकता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और ये जो आपकी कॉम्पिटेंट पार्टीज की डेफिनेशन है ये किस में दी गई है? सेक्शन 11 में दी गई है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। सेक्शन 11 will tells you about what is the meaning of competent parties. Here your parties must be major, sound minded and not disqualified by the law. And in the last slides we discuss about the what is the meaning of disqualified by the law, where we discuss about the lot of things, and majorly we discuss about the two things. First is what alien enemies and second is convicted person. And इन दोनों के केस में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डेफिनेशन उभर के आती है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 10? सेक्शन 10 कहता है कि जिन भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है? जो भी पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंट की डेफिनेशन सेक्शन 11 में दी गई है। आगे देखिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब दोनों पार्टीज को कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए, दे विल एक्सचेंज समथिंग, वो कुछ एक्सचेंज करें, प्लस में ऐसी कुछ चीजें एक्सप्लेन ना करें जो फॉरबिडन बाय द लॉ हो। यहाँ पे हमने 5 चीजें की, जो डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ करे, फ्रॉडलेंट हो, या कोई किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी करे, या इमोरल
अपोज करे पब्लिक पॉलिसीज का। ये सारी बातें हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस की थी। आगे हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया, लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि उनका एम होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कॉम्पिटेंट पार्टीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री कंसेंट को मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर क्या नहीं होना चाहिए, वॉइड। मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो लॉफुल एनफोर्सेबल तो होते हैं, लेकिन पहले वो वैलिड भी होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके वो वॉइड हो जाते हैं कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से। ठीक है, तो आपका जो एग्रीमेंट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड द वॉइड, अगर ऐसी की सिचुएशन आती है तो सेक्शन 10 कहता है आपका एग्रीमेंट क्या बनने के लायक है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लायक है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे देखिए साउंड माइंड के अंदर आपका जो सेक्शन 12 है ना, सेक्शन 12 एक पॉइंट बताता है, हु इज साउंड माइंडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। कौन साउंड माइंडेड होता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाने में कैपेबल है, सक्षम है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो साउंड माइंड कहलाएगा। एंड फॉर्मिंग रेशनल जजमेंट, जो उसी टाइम पे क्या कर सके? रेशनल जजमेंट कर सके। ठीक है ना? अगर कोई भी पर्सन जब भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम पे उसको कैपेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए और फॉर्म करने के लिए रेशनल डिसीजंस या जजमेंट, तो उस केस में ये क्या कहता है सेक्शन 12 की आपका पर्सन क्या कहलाएगा? साउंड माइंडेड कहलाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया इतना। अब यहाँ पे देखिए इस आपके आर्टिकल में छोटी सी चीज लिखी हुई है, a person who usually and occasionally and may make a contract when he is, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बनने के टाइम पे क्या होना चाहिए? उसका ओकेजनली क्या बिहेवियर रहता है, और यूजुअली वो अनसाउंड है, लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड की तरह बिहेव करता है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे वो साउंड माइंड है तो चलेगा। ऐसे ही अगर कोई पर्सन साउंड माइंड तो है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे वो साउंड माइंड होना चाहिए। अगर ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो साउंड माइंड ही कहलाएगा। क्लियर? वो कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा ले सकता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपको पता चलना चाहिए सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 12 क्या कहता है। सेक्शन 10 बताता है एग्रीमेंट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, जहां पे फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉ ऑफ कंसिडरेशन, लॉ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड द वॉइड की बातें होती हैं। कॉम्पिटेंट पार्टीज का एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11 में मिलता है, जहां पे आपकी दोनों पार्टीज मेजर साउंड माइंडेड और नॉट डिस्क्वालीफाई द बाय लॉ होनी चाहिए, और साउंड माइंडेड का डिस्कशन सेक्शन 12 में मिलता है। तो ये आपकी बेहद आसान और इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, जिसका मतलब आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पे हमारा एक मतलब बच गया है, एक चीज बच गई है, वो क्या है? फ्री कंसेंट का क्या मतलब? तो देखिए फ्री कंसेंट का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है। सेक्शन 13 बताता है, 12 के बाद कौन आ गया? 13। सेक्शन 13 क्या बता रहा है? सेक्शन 13 बता रहा है कि 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसर्न्ड इफ दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग। अगर वो लोग एक ही चीज पे एक ही सेंस में एग्री करते हैं, दो लोग हैं, एक ए है और एक क्या है? आपका बी है। ठीक है ना? अगर वो एक ही चीज पे एग्री किए, यानी कि सेम थिंग और सेम सेंस, आप लोग क्या कह सकते हैं? सेम थिंग, और यहाँ पे दो चीजें होगी, एक तो सेम सब्जेक्ट के ऊपर वो बात कर रहे हैं और सेम सेंस में अगर वो बात कर रहे हैं ना, तो उस केस में आप लोग क्या मानोगे कि आपका जो कंसेंट है वो कैसा है? आपका कंसेंट है। ठीक है? कंसेंट का मतलब एसेंट। ठीक है? यानी कि 2 और मोर देन 2 पार्टीज या 2 और मोर देन 2 पर्सन अगर आपका क्या करते हैं? एग्री होते हैं एक ही आईडीए पे, एक ही सेंस में, तो क्या कहलाएंगे? कंसेंट कहलाएंगे। ठीक है? अब फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? ध्यान से देखना, फ्री कंसेंट की कुछ 4-5 कंडीशंस होती हैं। अगर कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, अगर आपका कंसेंट यानी कि ये सिचुएशन है जहां पे 2 लोग एग्री हुए हैं, वो इन 5 कारण नहीं होने चाहिए, यानी कि 5 सिचुएशन है, इनमें अगर वो एग्री हुए हैं तो वो क्या होगा? नॉट फ्री कंसेंट। लेकिन इनके अलावा एग्री हुए हैं ना, तो क्या होंगे? फ्री कंसेंट। जैसे 2 लोग एग्री तो हुए लेकिन उनका कोरिजन हुआ है। कोरिजन का मतलब जिनको डरा धमका के एक तरीके से क्या किया गया है? मनवाया गया है, तो वो क्या होगा? वो आपका फ्री कंसेंट नहीं होगा, यानी कि इनमें से एक भी नहीं होता। अगर आपने फ्रॉड की दृष्टि से कुछ किया है, अच्छा अनडू इन्फ्लुएंस है या मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक है, ये 5 अगर केस आपके होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो 5 केसेस में आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, आपका फ्री कंसेंट नहीं बनेगा। फ्री कंसेंट इन 5 के अलावा अगर कुछ हुआ है
तो वो फ्री कंसेंट की कैटेगरी में आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, अगर आपका कोरिजन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो उस केस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वॉइडेबल। लेकिन अगर आपने मिस्टेक से बनाया है तो वो या तो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये क्या लफड़ा है, ध्यान से देखो। वॉइड एग्रीमेंट कैसे बनेगा, अगर आपकी पार्टी ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मिस्टेक के बाद भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है, सामने वाली पार्टी अगर एक्सेप्ट करती है तो क्या बन जाएगा, वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या क्या बनेगा। अगर आपका कोरिजन हुआ है, यानी कि कोरिजन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो डेफिनेटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन मिस्टेक की वजह से वो या तो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर? तो इसका मतलब होता है फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब एक ही आइडिया पे, एक ही चीज पे, एक ही सेंस में अगर पार्टीज एग्री होती है, अगर लोग एग्री होते हैं तो उसको कंसेंट बोलते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब वो एग्री इन 5 कारणों से नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है? फिर बचा ही क्या है, वो लॉ की दृष्टि से सही है वो सारी बातें। ठीक है? अब मैं थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करूंगा कि अगर आप लोग, यहां पे हमने बात की ना, हमने 13 की बात की, सेक्शन 14 क्या बताता है, फ्री कंसेंट को बताता है। अगर आप लोग देखो 14 के बाद 15, 16, 17, 18 और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे है 20, 21 और 22, यहाँ पे 20 आएगा, 10 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे 20, 21 और 22 ये आपके यहाँ पे इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए फ्री कंसेंट के अंदर पहला क्या है, कोरिजन हुआ है, अनडू इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अगर आप लोग फ्री कंसेंट करते हो, अगर आप कंसेंट करते हो, लेकिन सेक्शन 15 क्या कहता है, अगर आप कोरिजन करते हो, कोरिजन का मतलब आप किसी भी आईपीसी की धारा की धमकी देते हो उसको कि मैं आपको जेल करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, या कोरिजन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है? अगर आप लोग थ्रेट करते हो टू कमिट एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, इंडियन प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी एक्ट है उसको आप लोग क्या करते हो, थ्रेट के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपका कोरिजन माना जाएगा और वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। और ये कहां पे डिस्कस है, ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में डिस्कशन है। दूसरा, अगर आप लोग अनलॉफुल डिटेंशन करते हो ऑफ द प्रॉपर्टी टू कॉज इंजरी टू ए पर्सन, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को हड़प लेते हो या किसी भी लोग को धमकी देते हो, तो उस केस में अगर आप लोग किसी भी आदमी को मजबूर करते हो एग्रीमेंट में आने के लिए, तो ये दोनों सिचुएशन किस में आएंगी, ये कोरिजन में आएंगी। और ये कहां पे आएगा, ये सेक्शन 15 में आएगा। ठीक है? अगर आप कोई भी आईपीसी की धारा का दुरुपयोग करके थ्रेटन करते हो, थ्रेटन कमिट करते हो या अनलॉफुल डिटेंशन करते हो ऑफ प्रॉपर्टी टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन, तो उस केस में आपका कोरिजन वाला कैटेगरी होगा। और जो कंसेंट बनेगा वो फ्री कंसेंट नहीं बनेगा, और फ्री कंसेंट नहीं बनेगा तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, व्हाटएवर यू कैन से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं, जहां पे हमने कहा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अभी सोशल मीडिया का दौर आप सभी को पता है, आप लोग बड़े इन्फ्लुएंस रहते हो, अलग अलग टीचर्स की बात कर लीजिए। ठीक है? किसी ने भी कुछ भी, व्हाटएवर यू कैन से, कुछ भी करा सकते, मतलब इन्फ्लुएंसर आपसे कुछ भी करा सकते। ऐसा दौर है जहां पे स्पेशली बच्चों की, यंग यूथ की, हम जैसे लोगों की सोचने और समझने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। आज हम इंस्टेंट दौर में जी रहे हैं, तो यहां पे हम जितना कोशिश करते हैं उतना जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमें आदत हो चुकी है रिएक्ट की, नोट द रिस्पॉन्ड। और लो हमेशा रिस्पॉन्ड को प्रेफरेंस देता है, हमेशा प्राथमिकता किसको देता है, रिस्पॉन्ड को, नोट द रिएक्ट। आप लोगों ने रिएक्ट किया तो उसको लो प्रेफरेंस नहीं देता है। तो आपको यहाँ पे बुनियादी तौर पे समझना पड़ेगा। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है। सेक्शन 16 कहता है, सेक्शन 16 क्या कहता है, अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस का मतलब अगर आपका कोई भी पर्सन है वो डोमिनेंट पोजीशन पे है, तो उस टाइम पे वो आपसे एग्रीमेंट करा सकता है। जैसे आपके बड़े भैया है, मान लो आप छोटे हो, आपसे बड़ा कोई है, उसने कहा कि मेरे को तेरी साइकिल चाहिए, 10 रुपए में बेच दे, बेच दोगे। क्यों बेच दोगे? क्योंकि वो आपकी डोमिनेंट पोजीशन में, आपके मदर फादर हो गए। ठीक है ना? ये सभी किसमें है, डोमिनेंट पोजीशन में। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट बनता है ना, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 16 क्या कहता है, ये अनडू इन्फ्लुएंस के केस में आता है। और अनडू इन्फ्लुएंस के केस में अगर ऐसी चीजें आती हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती हैं। अगला देखिए, ही होल्ड ए रियल अपेरेंट अथॉरिटी। जैसे पेरेंट्स हो गए ना, वो रियल और अपेरेंट अथॉरिटी आपकी होल्ड करता है। ठीक है ना? तो आप अगर पेरेंट्स से बगावत करेंगे तो जाएंगे कहां, आपको घर में नहीं घुसने देंगे। ठीक है? और ऐसा करना भी नहीं है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, स्टैंड इन द
फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी रिलेशनशिप का मतलब एक ऐसी पोजीशन पे बंदा है, एक ऐसे संबंध में आप लोग हो जहां पे आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। जैसे आपको डॉक्टर पे भरोसा करना ही पड़ेगा, जैसे आपको लॉयर पे भरोसा करना ही पड़ेगा, जैसे आपको अपने टीचर पे भरोसा करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको ऑपरेशन करना है, यू मस्ट बिलीव, आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी हेल्थ का सवाल है, ठीक है। अगर आप लॉयर, अगर भगवान के बाद आप किसी से ये उम्मीद करते हो कि वो जस्टिस करेगा तो लॉयर होते हैं, ठीक है ना, या फिर लॉयर के बाद जज होते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है किसी भी पर्सन के साथ जहां पे उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्ट है, जैसे बीमारी की वजह से, एज से, या फिर डिस्ट्रेस से, मतलब कोई बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस है, उस टाइम पे आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये किस में आएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। लेकिन अगर कोई किसी की उम्र हो चुकी है, मान लो 110 साल की आपकी दादी है, आपने बताया कि दादी अब सोना बहन हो चुका है, लाओ मेरे को दे दो, मैं इसको एक तरीके से फेंक किया था, उसने दे दिया, तो वो उस सिचुएशन में नहीं है कि वो सोच सके, समझ सके और एक तरीके से आपके साथ उस चीज के साथ कम्युनिकेट कर सके। क्लियर? तो ऐसा आपको समझना है एग्जैक्टली कि यहां पे अगर किसी भी व्यक्ति की मेंटल कैपेसिटी अफेक्ट है बीमारी से, उम्र से और स्ट्रेस से, तो उस केस में आप लोग किस में आ जाओगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ऐसा लॉ कहता है, ठीक है। चलिए अगले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या कहता है? सजेशन विच इज नॉट ट्रू। आपने जानबूझ के कोई ऐसा सजेशन दिया जो सही नहीं है, तथ्य बेस्ड नहीं है, फैक्ट बेस्ड नहीं है, तो अगर आप लोगों ने ऐसा सजेशन दिया ना तो फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। अगर आपने कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट किया है, ठीक है ना, अगर आपने कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट किया, कोई भी धोखाधड़ी का ऐसा सिचुएशन किया, तो उस केस में भी आप फ्रॉड की कैटेगरी में जाते हो। प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू द परफॉर्म इट। आपने सोचा कि भाई मेरे को 50,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को 2 महीने में लौटा दूंगा, और आपने पहले ही तय किया हुआ था कि मेरे को देने ही नहीं है, यानी कि विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट। अगर आपने कोई भी ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसको आप लोगों को ऐसे इंटेंशन से प्रॉमिस किया कि आपको परफॉर्म ही नहीं करना है, तो किस कैटेगरी में जाएगा? फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। एक्ट फिटेड टू डिसीव। अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है जिसमें एक्ट फिटेड टू डिसीव है, तो वो किस में जाएगा? फ्रॉड में जाएगा। एक्ट ओमिशन विच लॉ डिक्लेयर्स फ्रॉडलेंट। कुछ ऐसा काम कर दिया जिसने लॉ को डिक्लेयर किया हुआ कि भाई ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, तो वो भी किस में चला जाएगा? फ्रॉड में। तो ये सारी किस में चली जाएंगी? फ्रॉड की कैटेगरी में। और आप जो अगर एग्रीमेंट बनाते भी हो, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते भी हो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा आपके सेक्शंस कहते हैं, ऐसा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। एंड लास्ट एंड फाइनल, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप साइलेंट रहते हैं, साइलेंट का मतलब फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, आपको साइलेंट वहां पे रहना है जहां पे आपकी ड्यूटी नहीं है, बोलना आपकी ड्यूटी नहीं है। लेट अस कंसीडर, अगर आप एक दुकानदार, एक शॉपकीपर हो और आप लोग कुछ ऐसा आइटम बेच रहे हो, जैसे आप लोग मान लीजिए प्रेस बेच रहे हो, प्रेस में तो आयरन, ठीक है ना, और उसमें करंट है, उसमें बेसिकली उस आयरन में जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, मतलब वो डिफेक्टेड पीस है, वहां पे आपका बोलना लाजमी था, लेकिन आपने बताया नहीं मेरे को कि भाई इसमें करंट है, और मैं उसको ले गया और मेरी सडनली जैसे उसको यूज किया तो करंट से मेरी डेथ होगी, तो उस केस में आपका बोलना जरूरी था, उस केस में आपकी ड्यूटी थी, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन जहां पे आपका बोलना जरूरी नहीं, जहां पे आपकी ड्यूटी नहीं है, वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो फ्रॉड की कैटेगरी सेक्शन 17 एक्सप्लेन करती है, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? इनवैलिड बनता है। चलिए अगला क्या है? 18। 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? पॉजिटिव असरेशन है। पॉजिटिव असरेशन मतलब कुछ ऐसा जो आपने ही गलत समझा फिर सामने वाले को बता दिया, क्योंकि आपको भरोसा था कि ये चीज सही है, इसको बोलते हैं आप लोग मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव असर्शन विच इज नॉट ट्रू। एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा असर्शन जो पॉजिटिव क्योंकि आपके रेफरेंस में, लेकिन सही नहीं है, पर्सन मेक इट टू बिलीव ट्रू, ठीक है ना, तो उस केस में आप लोग किस में जाते हो? मिस रिप्रेजेंटेशन में जाते हो। अच्छा, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी विदाउट टू डिसीव, ठीक है ना, अगर आपने कोई भी ड्यूटी को ब्रीच किया है विदाउट डिसीव, ठीक है ना, तो उस केस में आपका मिस रिप्रेजेंटेशन बनता है।
कोजिंग मिस्टेक इनोसेंटली। अगर कोई भी आपने गलती कर दी है इनोसेंटली, ठीक है ना, अनजाने में, ठीक है, आपने गलती कर दी है तो किस में जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन में, सेक्शन 18 कहता है। और सेक्शन 15, 16, 17 और 18 के अंदर अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करते हो, एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करते हो, तो वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ध्यान रखना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बचा आपका सेक्शन 20, 21 और 22। यहां पे अगर आप मिस्टेक से कुछ करते हो, यहां पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना, एक चार्ट से समझाऊंगा, ठीक है ना। यहां पे अगर आप लोग मिस्टेक करते हो तो क्या होगा, देखो गलती दो चीजों की होती है, या तो फैक्ट की गलती होती है या लॉ की गलती होती है। आपने नियम, जैसे मैं फैक्ट की गलती, कोई इंफॉर्मेशन गलत आपने समझ ली, अच्छा हो सकता है दोनों पार्टीज ने गलती की हो, दोनों ने गलत समझा हो, और हो सकता है एक पार्टी ने गलत समझा हो। अगर दोनों पार्टी ने गलत समझा है तो उसको बाइलैटरल बोलेंगे, अगर केवल एक पार्टी ने गलत समझा है तो उसको यूनिलैटरल बोलेंगे, ठीक है। तो बाइलैटरल और यूनिलैटरल मतलब समझ में आया। आगे देखिए, अगर दोनों पार्टीज ने गलत समझा तो भी वॉइड होगा, एक पार्टी ने भी गलत समझा तो भी आपका क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। लेकिन लॉ की अगर गलती होती है, इंडियन लॉ को अगर आप लोग भूले तो भी वैलिड होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने फॉरेन लॉ की पॉलिसी को क्या किया, भूल गए, तो यहां पे ये फैक्ट वाला केस लगेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर आप फैक्ट की गलती करते हैं तो दोनों केस में आपका वॉइड होगा, आपका क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन लॉ की गलती करते हैं तो अगर आप इंडियन लॉ को भूल गए तो वैलिड माना जाएगा, लेकिन अगर आप फॉरेन लॉ की को भूल जाते हैं, फॉरेन लॉ को मिस्टेक करते हैं, तो ये सेम अफेक्ट एज ए मिस्टेक ऑफ द फैक्ट, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस यहाँ पे सेम लागू होगा। तो यहाँ पे डिटेल में हमने समझा कि फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है। फ्री कंसेंट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आपको वॉइडेबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको इजीली समझ आया होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखना वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। वॉइड एग्रीमेंट के लिए ये करीब करीब कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, दो चार्ट है मेरे पास, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखना जनरल रूल्स है और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी है और जनरल रूल्स भी है। क्या मतलब, ध्यान से समझना। देखिए जनरल रूल क्या कहता है वॉइड एग्रीमेंट के केस में, एग्रीमेंट बाय द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अगर कोई भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, इनकॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो माइनर है, ठीक है, जो अनसाउंड माइंडेड है, और या फिर जो डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ है, तो उस केस में आपका वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। बोथ पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ द फैक्ट, अगर दोनों पार्टीज ने फैक्ट की मिस्टेक की है तो भी वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट विद द अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ है तो उस केस में भी आपका क्या बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन द पार्ट्स, अगर कुछ पार्ट्स में कंप्लीट कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हो सकती है, और कंप्लीट कंसिडरेशन के अलावा अगर पार्ट में कंसिडरेशन होती है तो वो भी क्या हो सकती है, अनलॉफुल हो सकती है, तो भी आपका वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट विदाउट द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है ही नहीं तो वो वॉइड एग्रीमेंट में जाएगा। एंड एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ द मैरिज, ठीक है ना, रेस्ट्रेन ऑफ द मैरिज के केस में भी आपका वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट इन द रेस्ट्रेन ऑफ द ट्रेड एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, अगर लीगल प्रोसीडिंग में अगर आप लोग रिस्ट्रेन करते हो तो वो भी क्या बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या कहोगे तो पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इजी टू लर्न है। इसके अलावा एक छोटा सा चार्ट और है जहां पे एग्रीमेंट हैविंग द अनसर्टेनिटी, एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर, वेजर मतलब जहां पे जुआ सट्टा आप लोग एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है ना। एंड एग्रीमेंट कंटीजमेंट ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट, एग्रीमेंट डू नॉट इम्पॉसिबल एक्ट एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। ये कुछ बातें हैं, ये कुछ ऐसे जर्नल रूल्स है जिनको याद रखना है, जिनका केस आ जाता है या एक्सेप्शन आ जाता है तो वहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपका एग्रीमेंट कैसा बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बुनियादी तौर पे बातें थी जो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। एक दो बार जब आप रिवाइज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको बेटर कर पाएंगे, बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और हम करीब करीब समापन की तरफ है। एक आर्टिकल और रहता है हमारा जिसका नाम क्या रहता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप लोगों को मैं सेक्शन 31 से 36 पढ़ाऊंगा। ये आपका हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। कंटिंजेंट एक्ट को कंप्लीट कराने के बाद हम मिलेंगे फिर आपके साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देखिए यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे
अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जहां पे आपका 31 से 36 की बातें होती है। देखिए कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ होने और नहीं होने की कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, यानी कि जो टू डू और नॉट टू डू, इफ सम इवेंट हैपन और नॉट हैपन की कंडीशन पे डिपेंड होते हैं ना, ऐसा आपका सेक्शन 31 कहता है। द कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंडेंट ऑन द सम सिचुएशन ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इज कॉल्ड द कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उनको क्या बोलते हैं आप लोग, कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखियो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका हैपनिंग फॉर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के लिए है तो सेक्शन 32 में जाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि हमने बताया जो कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो सिचुएशनल होते हैं। सिचुएशनल मतलब कुछ होने और नहीं होने पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग फॉर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, हैपनिंग फॉर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है तो सेक्शन 32 में डील होगा। अगर वो है नॉट हैपनिंग फॉर ए अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है तो सेक्शन 33 में डील होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द situations of something happening or not happening is called the contingent contract, and it is detailed explanation is given in the section 31, and section 32 deal with the happening of uncertain future event and section 33 deals with the non happening of uncertain future event। अब देखिए हम पहले केस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अगर देखिए आपने किस पे डील किया है, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डील किया है, अगर वो इवेंट हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं होता कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका नॉट हैपनिंग में नहीं होगा तो वैलिड होगा, अगर हुआ तो कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हुआ तो वॉइड हो जाएगा और नहीं हुआ तो कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्लाइड में मैं इसको खत्म कर दूंगा। एक स्लाइड हो चुकी है, कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, 32 किससे डील करता है, 33 किससे डील करता है ये भी समझ में आ गया, 31 की क्या डेफिनेशन है ये भी समझ में आ गई। चलिए लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर इफ द टाइम फॉर द कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अनस्पेसिफाइड तो सेक्शन 34 में जाएगा। अगर कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का टाइम स्पेसिफाई किया गया है तो वो किस में जाएगा, 35 में जाएगा। सेक्शन 35 में आप जो आपका कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का टाइम गिवन स्पेसिफाइड है तो 35 में, अगर नहीं स्पेसिफाई है तो किस में चला जाएगा, 34 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात थी। यहाँ पे एक और बात देखिए, सेक्शन 36 में क्या होता है, एग्रीमेंट कंटिंजमेंट ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आपका एग्रीमेंट कंटिंजमेंट ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट में है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। ये आपका 36 था, यहाँ पे क्या था 34, यहाँ पे 35 और यहाँ पे क्या था 36। अब 35 में 2 सेक्शन बनेंगे, 35(1) और 35(2). 35(1) 35(2) किससे रिलेटेड है, देखिए अगर हैपनिंग में आपका टाइम स्पेसिफाई है तो 35(1) में जाएगा, अगर नॉट हैपनिंग में टाइम स्पेसिफाई है तो 35(2) में जाएगा। इवन डू नॉट हैपन विदाउट टाइम, विद इन टाइम, अगर हमने क्या कहा, हैपनिंग वाला केस लिया और टाइम के अंदर नहीं हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हमने नॉट हैपनिंग वाला लिया और टाइम के अंदर नहीं हुआ तो कैसा हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी तो बात है। और यहाँ पे आपका वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम तो स्पेसिफाई है ही नहीं। तो ये आपका कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो बेहद आसान था। कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। वॉइड एग्रीमेंट के कुछ कंडीशन हमने पढ़ी, एक्सेप्शन आप पढ़ लीजिएगा, अगर डाउट रहता है तो मेरे को बताइए, आई विल ट्राई टू मेक ए सेपरेट सेशन ऑन इट। ठीक है, और यहाँ पे आई होप कितना समझ में आएगा, मिस्टेक से रिलेटेड तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने देने की कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बुनियादी चैप्टर हैं आपके कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक आपको समझ में आ जाए। और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपके लिए सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा। इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द